हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपके जो है UPSI परीक्षा लेखपाल एग्जाम, ठीक है, UP SSC का जो PET एग्जाम होना है, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप लोग भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि तोते की तरह आंख फेरना का क्या अर्थ है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इन्हीं से संबंधित मैंने कल वाले वीडियोज़ में काफ़ी मात्रा में प्रश्न डिस्कस किए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताइए कि तोते की तरह आंख फेरना का क्या अर्थ होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना या बिना सोचे समझे निर्णय लेना। चलिए बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, तो यही होता है कि तोते की तरह आंख फेर लेना, है ना, यानी कि पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। तो इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। वेल डन। चलिए दोस्तों, अब है आपके लिए आपका अगला प्रश्न। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि दिन को दिन और रात को रात ना समझना। तो इसका क्या अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और इन सभी को आप इस वाले जो है मुहावरे को, लोकोक्ति को आपको अपने अंदर भी बिठा लेना है। आपको दिन और रात कुछ नहीं समझना है, पढ़ाई करते रहना जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। तो फ्रेंड देखिए, दिन को दिन और रात को रात समझने का अर्थ बताना है आपको। चलिए ऑप्शंस देख लीजिए और आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। तो यही होता है कि दिन को दिन और रात को रात ना समझना, ठीक है। यानी यदि आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो अपने सुख को और आराम की को जो है ध्यान ना रखना, और इच्छा भी मत आप रखिए, ठीक है। क्योंकि या तो आप काम कर लीजिए या तो आप सुख देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये दोनों काम एक समय पर नहीं हो सकते। चलिए दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न है कि पौ 12 होना। चलिए, पौ 12 होना क्या क्या अर्थ होता है। दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना या सुबह हो जाना। तो दोस्तों बताइएगा कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लाभ ही लाभ होना, तो ये होता है पौ 12 होने का अर्थ। ऑप्शन नंबर 3 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पौ 12 होना का अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मखमली जूते मारना का क्या अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अब आपको बताना है कि मखमली जूते मारना, समझ रहे हैं ना, मखमली जूते मारने का क्या अर्थ होता है। आपके ऑप्शंस हैं मीठी बातों से लज्जित होना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या अपमानित करना। दोस्तों इन दो ऑप्शंस को हम हटा देते हैं, आप स्किप कर दीजिए और आप इन्हीं दो में से आप हमको एक राइट आंसर बताइए कि मखमली जूते मारने का क्या अर्थ होता है। सॉरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मीठी बातों से लज्जित करना, यही होता है मखमली जूते मारने का अर्थ। क्या होता है, मीठी बातों से लज्जित करना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है, कीप इट अप। चलिए अब दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका प्रश्न है कि रीढ़ टूटना का अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो रीढ़ टूटना का क्या अर्थ होता है। आधार ही ना रहना, निराश हो जाना, कमज़ोर होना या दुर्दशाग्रस्त होना। तो फ्रेंड्स वेरी गुड, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आधार ही ना रहना। भाई रीढ़ टूट जाना यानी कि उसका बेस यानी कि आधार ही ना रह जाना, है ना। तो आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आधार ही ना रहना। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए
अब हम ले चलते हैं आपको आगे, यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और इसको बताइए कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। आदिकाल, चारणकाल, वीर गाथा काल या सीमांत होना चाहिए, ठीक है, सिद्ध सामंत काल, बताइए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वीर गाथा काल, ठीक है। तो इसको कहा गया है वीर गाथा काल। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वीर गाथा काल। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों वीर गाथा काल की, तो अब आप हमको ये भी बता दीजिए कि वीर गाथा का कवि नहीं है। तो चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर, तो इनमें से कौन जो है वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नामदेव, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो नामदेव हैं ये वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब है आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों, आपको बताना है कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आपका भी एक हक बनता है, आपका हक है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बताइए कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि चंद्रबरदाई, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चंद्रबरदाई जो हैं ये जो है वीर गाथा काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन सा है। डेफिनेटली बता रहा हूँ, 9th से इसको 10th में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, और ये आपकी सबसे इजी रचना होगी ये पृथ्वीराज रासो, इनके लेखक। तो बताइए। बहुत अच्छे दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2, चंद्रबरदाई, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो चंद्रबरदाई। देखिए दोस्तों, जो भी ये 10+2 वाला लेवल रहता है ना, 10+2 का लेवल, जितने भी जैसे आपका वीडियो का एग्जाम होता है अभी तक, अब हालांकि चेंज हो रहा है उसका नहीं पता है, ऐसी कुछ सूत्रों से खबर मिला करती है कि चेंज हो जाएगा। देखिए अभी तक तो 10+2 रहा है, ठीक है। लेखपाल में भी 10+2 रहा है, ठीक है, वीडियो लेखपाल, ठीक है। जो पीटी एग्जाम होगा उसमें भी 2 टाइप के होंगे, ठीक है, 10+2 और वो। तो जिसमें भी 10+2 का लेवल रहता है, तो आप चाहे हिंदी हो, ठीक है, या इंग्लिश हो, ठीक है, इन दोनों में ही जो है आपके हाई स्कूल और इंटर के ही क्वेश्चंस 90% आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 10th और हाई स्कूल, सॉरी 10th और इंटर, ठीक है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको बहुत छोटी छोटी ये सब चीज़ें लग रही होंगी। चलिए देखते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास की भाषा क्या थी, ब्रज, कन्नौजी, चंदबरदा या खड़ी बोली। तो अब बताइए कि कबीरदास जी की बोली क्या थी। तो फ्रेंड्स, ये थी चंदबरदा, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो दोस्तों, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है पश्चिमी हिंदी बोली की भाषा नहीं है, ठीक है, बताइए। तो ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों, बताइए कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बघेली, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ये है बघेली, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड फ्रेंड्स, चलिए अब हम दिखाते हैं आपको आपका अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो दोस्तों, इधर कुछ जो है प्रावधान दिए गए हुए हैं कि कहाँ से कहाँ, तो जैसे कि ये 343 से 351,
या 334 से 315, 443 से 135 या 134 से 153। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है। और दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 343 से 351, तो इनमें जो है राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। किसमें? 343 से 351। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं और ये क्वेश्चंस आपकी यूपी पीसीएस परीक्षा में पूछा गया था। दोस्तों आपका प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चेन्नई, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये कहाँ स्थित है? तो ये है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है आपका अगला प्रश्न। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 घा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो घा है ये एक सघोष महाप्राण ध्वनि है, तो इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। बहुत अच्छे, कीप इट अप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 घा। चलिए तो दोस्तों अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर कौन सा है? अगर पश्च 2 होते हैं तो आ, ई या छठा आ, तो इनमें से कौन सा जो है पश्च स्वर है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को दोस्तों, और अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आ, ठीक है ना, तो ये जो है ये पश्च स्वर है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है दोस्तों, और अब बताना है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो फ्रेंड्स अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भरत, पतंजलि, राजशेखर या भामा? तो बताइए दोस्तों कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पतंजलि, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप गलत नहीं करेंगे और मेरा तो मन है कि इसको हम आपको कमेंट बॉक्स में दे दें। चलिए दोस्तों बताइए कि 84 वैष्णवन की वार्ता, अच्छा क्वेश्चन है, 10th में मैंने इसको पढ़ा था, और दोस्तों इसको अब हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना, इसकी जो रचनाकार है ये कौन है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट किया करिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम ले चलते हैं आपको इस वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला को तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रेंड्स आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया है? 343, 434, 334 या 345, तो इनको आप हटा दीजिए और इन्हीं दो में से आप बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 343, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये है कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 343, ठीक है। चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए कि आल्हा जो है किस ऋतु यानी कि किस मौसम में गाया जाता है? ग्रीष्म,
शरद, वर्षा या वसंत। दोस्तों जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन सभी को पता होगा, ठीक है, कि वर्षा ऋतु में आल्हा गाया जाता है, ठीक है, वर्षा। अब तो नहीं, खैर पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो पापा बाबा लोग गाते थे, ठीक है, तो अब तो खैर नहीं गाया जाता है, लेकिन पहले जो है अक्सर, अभी कहीं कहीं पे है, लेकिन वर्षा ऋतु में वो आल्हा गाया जाता है, ठीक है, और काफ़ी वीर रस के साथ में गाते थे, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बिसल देव के रचयिता हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि बिसल देव के रचयिता कौन है? जगनिक, नरपति नाल, चंद्रबरदाई, सारदर। बताइए दोस्तों कि अब आपके क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, कि बिसल देव की रचयिता कौन है? तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, नरपति नाल, है ना। जो नरपत नाल है ये जो है बिसल देव की रचयिता है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, वेल डन। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? चलिए बताइए दोस्तों कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, काव्य सागर में सबसे पहले खड़ी बोली का जो है यानी कि उपयोग हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, काव्य सागर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? चलिए, भारतीय भाषाओं को, ठीक है, भारतीय संविधान की किस जो है अनुसूची में शामिल किया गया, ये क्वेश्चन है आपका, फिर से देख लीजिए और अब बताइए कि वो कौन सी है, अष्टम यानी 8वीं, 7वीं, 9वीं या 10वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और अब हमको इसका राइट आंसर बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारी 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। ये यूपीएससी परीक्षा में अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो कि संविधान से भी हो गया और हिंदी से भी हो गया, है ना, दोनों के नॉलेज आपकी टेस्ट हो जाती है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? चलिए अब बताइए कि पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भगवत या रामायण? तो दोस्तों अगर हम बात करें पुष्टि मार्ग के आधार ग्रंथ की, ठीक है ना, कौन सा ग्रंथ? तो आधार ग्रंथ, तो ये है हमारा श्रीमद् भगवत, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा, श्रीमद् भगवत। चलिए अब है आपका अगला क्वेश्चन। तो साथियों आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चलिए बताइए कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो ये कहा जाता है चंद्रबरदाई को। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चुना था तो बिल्कुल सही थे आप, चंद्रबरदाई, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आपका अगला प्रश्न है कि चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न। चक्र का चक्का हो जाना, है ना, किसका? चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? विषमीकरण, समीकरण, विपर्य या आगम? तो इन दोनों को आप फिर से एलिमिनेट करते हैं। तो दोस्तों बताइए कि इन दो में से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए, चक्र का चक्का हो जाना ये समीकरण ध्वनि का उदाहरण होता है। किसका? समीकरण ध्वनि का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समीकरण ध्वनि, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो देखिए, उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी या कल वे आने वाले थे? तो इनमें से बताइए कि किसमें जो है क्रिया किसमें वर्तमान काल में है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना भाई, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये है क्रिया वर्तमान काल में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आपको बताना है कि किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। चलिए अभी हमने बात की है वर्तमान काल में,
और अब बताइए कि किस जो है वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। तो बहुत अच्छे दोस्तों, और अगर आपने आपके क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर चुना है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यानी कि उसने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, तो ये किसमें है, सामान्य भूतकाल में, उसने पुस्तक पढ़ी, तो ये है सामान्य भूतकाल में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए, तो अब कुछ आपके सामने सकर्मक व अकर्मक क्रिया से क्वेश्चंस हैं। तो आपका इसी से संबंधित पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अब बताइए कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है। गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं, मदन गोपाल को हंसा रहा है, या राम पत्र लिखता है। तो भाई अकर्मक क्रिया का क्या मतलब होता है, जिसमें कर्ता पर ही प्रभाव पड़े, है ना, क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर ही पड़े। तो किसमें, गेहूं को पिस रहा है, यानी कि उसका जो प्रभाव, गेहूं का जो पिसने का प्रभाव है वो गेहूं पर ही पड़ रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए, अब बताइए कि अभी हमने बात की सामान्य भूतकाल की, अब बताइए कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वह कलकत्ता जाता है, ठीक है। तो वह कलकत्ता जाता है, यह है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 4 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो। चलिए, दूसरों पर संदेह करने वाला या जो दूसरों पर सदैव संदेह करता हो तो उसे क्या बोलेंगे, झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या शंकालु। तो फ्रेंड देखिए, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसको बोलते हैं शंकालु। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, शंकालु, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न है कि किसी विषय की पूरी छानबीन करना। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा कि किसी विषय यानी कि किसी मामले की पूरी छानबीन करना, विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या समीक्षा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन को आप लोग हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि किसी विषय की पूरी तरह से छानबीन करने को क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि अंतेवासी। तो अंतेवासी का क्या अर्थ होता है। ये ऑप्शंस हैं, अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, या किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। तो इन्हीं दो में से आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, इन दो में से। और अब बताइए कि अंतेवासी का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को बोलते हैं अंतेवासी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला। चलिए, अब बताइए कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु, योगी, आस्तिक या मुमुक्ष। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, यानी कि मुमुक्ष। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका मोक्ष। इसे बोलते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्ष। पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर। तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि जिसके पास कुछ ना हो। चलिए बताइए कि जिसके पास कुछ ना हो। तो फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं अकिंचन, ठीक है। तो निर्धन मत टिक कीजिएगा, जिसके पास धन ना हो उसको बोलते हैं निर्धन। तो जिसके पास कुछ ना हो वो होता है अकिंचन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि राजेश की बातों से डैश होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। चलिए, अब बताइए कि राजेश की बातों से क्या होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। क्या आदमी है आज के ज़माने में तलवार। चलिए, सॉरी। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उत्तेजित। यानी कि राजेश की बातों से उत्तेजित होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच लिया। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 आया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित डैश से आवेदन करें, कि वे उचित किससे आवेदन करें, उचित विचार से, अधिकारी से, प्रकार से या उत्तेजित से। तो फ्रेंड्स ये है कि जो है उचित प्रकार से आवेदन करें, है ना। तो सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित प्रकार से आवेदन करें। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड आपका सही है, सॉरी फ्रेंड्स, कि वे उचित जो है प्रकार से आवेदन करें। ऑप्शन नंबर 3 ही इसमें से होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का डैश दिया। तो अहिंसा का क्या पाठ दिया, संदेश दिया, शिक्षा दिया या उपदेश दिया। ऐसे क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करते हैं। बताइए कि महात्मा बुद्ध ने लोगों को क्या दिया अहिंसा का। तो ये जो है अहिंसा का उपदेश दिया, ठीक है, न कि संदेश। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दिशाहीन गंतव्य स्थान तक पहुंचने में डैश होती है। तो दिशाहीनत यानी कि दिशाहीन गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्या होती है, साधक, बाधक, घातक या सहायक। तो ये होता है बाधक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बाधक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि इस परिस्थिति में आपकी सहायता कठिन है, सहायता करना कठिन है। दोस्तों इस डैश परिस्थिति में, कि इस तीक्ष्ण होगा या इस कठिन होगा, गंभीर होगा या विष होगा। तो अब आप हमको इन्हीं में से बता दीजिए कि जो है इस कठिन परिस्थिति में क्या करना कठिन है, बताइए। तो फ्रेंड्स इस कठिन परिस्थिति में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका सही हो जाएगा। इस कठिन परिस्थिति में आपकी जो है सहायता करना कठिन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि राजभाषा का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अब हमको बताएंगे राजभाषा का अर्थ क्या होता है। देश की भाषा, नगर की भाषा, राजा या राज्य की भाषा या विदेशियों की भाषा। चलिए बताइए। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राजा या राज्य की भाषा, यही होता है राजभाषा। ठीक है, राजा या राज्य की भाषा को बोलते हैं राजभाषा। तो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब है आपका अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका प्रश्न है कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत सदस्य का कार्यकलाप हिंदी या अंग्रेजी में करने का उल्लेख है। चलिए तो आपके ऑप्शंस हैं धारा 210, धारा 120, धारा 343 या धारा 344। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना है कि ऐसी कौन सी जो संविधान की धारा है जिसके अंतर्गत सदस्य का जो कार्यकलाप होता है वो हिंदी या अंग्रेजी में करने का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए जो धारा 120 होती है, जो संविधान की धारा 120 होती है यानी कि आर्टिकल 120, तो इसके अंतर्गत जो सदस्य का कार्यकलाप होता है वो हिंदी या अंग्रेजी में उल्लेखित होता है करने का कार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग गलत मत करेंगे। ठीक है, इसमें बताना है कि द्रविड़, देवनागरी, ब्राह्मी या खरोष्ठी। तो इनमें से जो है हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि देवनागरी। देखिए जो हिंदी भाषा की लिपि होती है वो होती है देवनागरी। अगर इसको आप लोग गलत कर रहे हैं तो काफ़ी गलत बात है, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके इसी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन से ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान और हिंदी, ये दोनों टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न की। तो आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी धारा हिंदी भाषा के लिए आवंती नहीं है। देखिए धारा 100, 120, 210 या 343। तो इनमें से कौन सी ऐसी धारा जो कि हिंदी भाषा के लिए आवंती नहीं है। देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि जो धारा 120, ठीक है, तो जो धारा 120 है वो भी है, 343 तो धारा मेन ही है, 210 है, लेकिन ऐसी कोई भी धारा 100 नहीं है जो कि हिंदी भाषा के लिए श्रेष्ठ हो। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, धारा 100। चलिए अब देखते हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं।
तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के कार्यकलाप भाषा का उल्लेख की कौन सी धारा करती है। चलिए, राज्य विधानमंडल के कार्यकलाप भाषा का उल्लेख कौन सी धारा करती है। ये वर्ड आप जरूर इसको आप ध्यान से देख लीजिए, राज्य विधानमंडल, क्योंकि पूछ सकता है। तो अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल के कार्यकलाप की भाषा का उल्लेख कौन सी धारा करती है, तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, धारा 210। ठीक है, कौन सी होती है, धारा 210, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई। अच्छा क्वेश्चन है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई। अब आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा, सॉरी। आपके ऑप्शंस हैं 1958, 1960, 1961 या 1963। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। जो हिंदी निदेशालय की स्थापना की सेंट्रल, ठीक है, केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय वर्ड भी आप जरूर ध्यान देखिएगा। तो जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी 1960 यानी कि 1960 में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब हुई। ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके जीके यानी कि जनरल नॉलेज और जीएस से भी संबंधित कुछ आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ था। 1959, 1969, 1961 या 1962। चलिए बताइए। तो आपके इन्हीं दो में से एक राइट आंसर है। और अब बताइए कि जो है, अब आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ। तो फ्रेंड्स ये हुआ था वर्ष 1961 में, यानी कि 1961 में। ठीक है, तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अब आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आंदोलनों के बावजूद हिंदी का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ। देखिए, भाषाई आंदोलनों के बावजूद भी हिंदी का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ था। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वोत्तर भारत या दक्षिण भारत। तो फ्रेंड्स ये हुआ था दक्षिण भारत में। कहाँ पे, दक्षिण भारत में। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो डियर फ्रेंड्स आपका अगला और अंतिम आखिरी क्वेश्चन है कि समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा है जैसे। तो जो समाज है, ये क्वेश्चन आपके सोशोलॉजी में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, जिनके पास बीए या जो है सेकेंड ईयर में यानी कि इंटर में समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी होगी। तो बताइए कि समाज साहित्य से किस प्रकार जुड़ा है, जैसे बुद्धि और चिंता, देह और प्राण, हाड़ और मांस या पुष्प और लता। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए, समाज जो है साहित्य से उसी प्रकार से जुड़ा जैसे पुष्प और लता। तो आज के दोस्तों 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे जीके की क्लास में। ठीक है, वो भी आप ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स।